हेलो मेरे प्रिय सज्जन साथियों। आज हम लगाने वाले हैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। एकल नागरिकता से हमारा मतलब है कि आप सिर्फ एक देश के नागरिक हैं और आपको उस देश के पूरे क्षेत्र में समान अधिकार मिलते हैं। और दोहरी नागरिकता से क्या तात्पर्य है बच्चों? एक व्यक्ति एक ही समय में दो अलग अलग देशों का नागरिक हो सकता है इस दोहरी नागरिकता के अनुसार। और बहुदेशीय नागरिकता का क्या मतलब है? ये दोहरी नागरिकता का ही एक रूप होता है जहां एक व्यक्ति तीन या उससे अधिक देशों का नागरिक बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, 26 जनवरी 1950 को भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन नंबर चार इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। और 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इससे क्या आशय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत जो है प्यारे बच्चों वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर चार इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, हिंदी को। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। और हिंदी दिवस कब आता है बच्चों? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। और 14 सितंबर को ही क्यों? 14 सितंबर 1949 में इसी दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया था। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। सबको याद रखना है, 10 जनवरी को। अगला प्रश्न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 14 के तहत जो कोई भी किसी बालक का उपयोग अश्लील उद्देश्य के लिए करता है उसे कितनी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर एक, 5 वर्ष। ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट धारा ये याद रखनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट मृत्यु का दंडादेश दे सकता है। दूसरा, महानगर मजिस्ट्रेट आजीवन कारावास का दंडादेश दे सकता है। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, ये कथन भी गलत हो जाएगा और ये भी। ऑप्शन नंबर चार इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन चार। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक बल से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, धारा 129। धारा 129 जो है भारतीय न्याय संहिता की आपराधिक बल से संबंधित है। ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए सभी धाराओं को समझते हैं। धारा 129 में क्या आ गया? आपराधिक बल। आपराधिक बल से क्या समझते हैं आप? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना बल का प्रयोग करता है और उसका इरादा कोई अपराध करना या उसे चोट पहुंचाना होता है तो इसे आपराधिक बल माना जाएगा दोस्तों। ये है धारा 129 में। और धारा 128 में क्या हो जाएगा? धारा 128 कहती है इसमें आता है बल, इसमें आता है बल। 129 में क्या हो गया? आपराधिक बल। और 128 में ओनली बल। बल से क्या समझते हैं? दोनों में अंतर बताता हूँ। धारा 128 जो है ये धारा बल की परिभाषा देती है। बल से क्या मतलब? यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में गति पैदा करता है, गति मतलब या तो उसके पीछे कुत्ता भगाता है या उसका गिरबान पकड़ता है, उसे रोकता है, तो ये बल की परिभाषा होती है। धारा 130 में क्या है? धारा 130 में है बच्चों हमले की परिभाषा। हमले की परिभाषा मतलब अगर किसी ने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया लेकिन उसे मारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसने मारने की कोशिश की है, तो ये हमले की परिभाषा में हो जाएगा। किसकी परिभाषा? हमले की परिभाषा इसी में आती है।
धारा 131 में क्या हो जाएगा? धारा 31 में बच्चों हमला या आपराधिक बल के लिए दंड। अब इसे समझो, जो कोई व्यक्ति किसी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाता है और इसके तहत इसमें 3 महीने तक की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। ये इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, सभी को याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं मोहम्मद याकूब के मामले में अपराध करने के प्रयत्न को इसकी मात्र तैयारी से प्रभेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड लागू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सामीप्य का सिद्धांत। सामीप्य का सिद्धांत क्या है बच्चों? कार्य अपराध के कितना करीब था? तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौखिक साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। मौखिक साक्ष्य सुनी सुनाई नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। मौखिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं के अतिरिक्त सभी तथ्य साबित किए जा सकते हैं, ये भी उत्तर सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान है? कौन सी धारा में प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 1 धारा 334 में बच्चों। बीएनएसएस की धारा 334 में पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने से संबंधित प्रावधान है। इसका मतलब है कि किसी आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को अदालत में पेश करने का क्या कानूनी तरीका होगा, ये इस धारा में उल्लेख है दोस्तों। धारा 327 में क्या है? धारा 327 में है खुली अदालत। अदालती कार्यवाही खुली होती है। अदालती कार्यवाही को दोस्तों कोई भी देख सकता है, खुली अदालत होती है। कुछ आपराधिक मामलों को छोड़कर, जैसे यौन अपराधों को छोड़कर, वो खुली अदालती कार्यवाही नहीं होती। धारा 333 में है, ये धारा लोक अभियोजकों जैसे सरकारी वकील की अदालत में उपस्थिति और उनके कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि लोक अभियोजन मतलब अभी बताया है, सरकारी वकील बिना किसी लिखित अधिकार के मामले में पेश हो सकते हैं, ये इस धारा में उल्लेख है। धारा 338 में क्या है? धारा 338 में हो जाएगा, धारा 338 में क्या है? धारा 338 में है जो हमारे लोक अभियोजक होते हैं, लोक अभियोजक मतलब सरकारी वकील, ये धारा लोक अभियोजकों की अदालत में उपस्थित और उनके कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि लोक अभियोजक बिना किसी लिखित अधिकार के मामलों में पेश हो सकते हैं, ये इस धारा में उल्लेख है। धारा 333 में क्या हो जाएगा? धारा 333 में है गृह अतिचार, यह गृह अतिचार से संबंधित है। गृह अतिचार से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति चोट पहुँचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद किसी के घर में घुसता है, इसके लिए 7 साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है दोस्तों। तो ये इस धारा में उल्लेख है। ये सारी धाराएं दोस्तों आपको याद रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, उद्यापन के अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य शर्त नहीं है? उद्यापन का अपराध मतलब वसूली या छीना झपटी, उद्यापन उसे ही कहते हैं। मैं ऐसी लैंग्वेज का यूज इसलिए करता हूँ दोस्तों ताकि आप यूपीएसआई एग्जाम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यूपीएसआई एग्जाम में ऐसी ही भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि आपको आदत पड़ जाए इसकी। तो चलिए चलते हैं। उद्यापन के अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य शर्त नहीं है? उद्यापन करने वाला तब पीड़ित व्यक्ति के समक्ष उपस्थित था। उद्यापनकर्ता ने वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्ति को चोट पहुंचाई है, ये गलत है। उद्यापनकर्ता ने पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मार डालने का भय दिखाया था, ये भी सही है। उद्यापनकर्ता ने पीड़ित व्यक्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से प्रेरित किया कि उद्दीपन की गई वस्तु उसे तत्काल वहीं सौंप दे, ये भी सही है। तो इसका कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इसका नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सी शर्त नहीं है, तो दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी कब होंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सिविल और आपराधिक मामलों में पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध
सक्षम साक्षी होंगे। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड की बैठक कितने माह में एक बार बुलाई जानी आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हर 3 माह में दोस्तों, हर 3 माह में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड को बैठक बुलानी होगी। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के धारा 7 के उपधारा 1 के खंड 6 का पालन करने में असफल होता है तो उसे कितना दंड मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उसे जो है 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो ये अधिनियम है बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये पुलिस और प्रशासन को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश देती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, ओमनीबस से ऐसा मोटर मान अभिप्रेत है, अभिप्रेत का मतलब कल बताया था, आज से। ओमनीबस से ऐसा मोटर मान अभिप्रेत है जो वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 5 से अधिक यात्रियों को जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है। ओमनीबस में बच्चों ड्राइवर के अलावा 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बलात्संग कारित करने के आशय से किया गया हमला। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बच्चों अगर कोई अपराधी पीड़िता का बलात्कार करने की कोशिश करता है तो पीड़िता को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत उसे मारने का अधिकार है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को किसने उजागर किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड की वुल्फहेडेन समिति ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में मानवाधिकार न्यायालय किस धारा के अंतर्गत है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3, धारा 30 में है। किस में है बच्चों? धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। धारा 28 में क्या है? धारा 28 में है बच्चों आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। धारा 28 में मानवाधिकार की वार्षिक विशेष रिपोर्ट आती है। और धारा 18 में क्या है और धारा 31 में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये धारा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए पूछा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, कोई लोक सेवक, लोक सेवक का मतलब प्यारे बच्चों कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अपने द्वारा अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर अपेक्षा करेगा, उसे कितना दंड मिलेगा? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1, कारावास जो 6 माह से कम नहीं किंतु 1 वर्ष तक की हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विशेष न्यायाधीश के रूप में कोई व्यक्ति कब पात्रता धारित कर सकता है? जब वह सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो, जब वह अतिरिक्त सत्र न्यायालय हो या रह चुका हो, ये भी सही है, ये भी सही है। जब वह सहायक सत्र न्यायाधीश हो या रह चुका हो, तो ये भी इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।